जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ऐसे सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स को रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग डे 8 करने वाले हैं। डे 7 तक हम लोगों ने देख लिया था, आज डे 8 होगा। 20 दिन का टारगेट है और कोशिश करेंगे हम लोग कि 20 दिन में सभी सिलेबसों को, इन 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के सिलेबस जो है उनको कवर कर लिया जाए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल, पहले सवाल में देखिए कह रहा है द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। इसके पहले भी 3 क्वेश्चंस थे पर मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर, और इन सवालों को मैं जैसे भी मैं ये सवाल करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट, अगर इसमें जो भी ऐसा सवाल होगा जो कि एग्ज़ाम में नहीं आने वाला होगा तो मैं उसको हटा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहता, समय कम बचा है। तो देखिए इसका जो लेखक है वो लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको ज़रा सा भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। सही जवाब हो जाएगा आपका डॉन नेटी लेलो, माइकल एंजेलो, लिबर्टी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था। तो प्रमुख राजनीतिक चिंतक जो था वो था आपका दांते, मैकियावेली, हॉब्स। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। तो ये जो मोनालिसा किस चित्रकार, लियोनार्डो दा विंची की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे, कह रहा है कि कैंटरबरी टेल्स की रचना जो है वो किसने किया है। कैंटरबरी टेल्स की जो रचना है वो है चौसर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि पुनर्जागरण किस देश में आरंभ किया गया। तो पुनर्जागरण को जो आरंभ किया गया वो इटली में आरंभ किया गया। काफ़ी फेमस सवाल है, ध्यान रखना है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है, बहुत ही अच्छा सवाल। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है, तो दांते है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है। तो मानवतावाद का जो जनक माना जाता है वो पेट्रोक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। यूरोप में जो आधुनिक युग होता है उसका प्रारंभ कब से हुआ है, तो 1453 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँच गए थे, तो ये लोग पहुँचे थे इटली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे कि थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया, कब किया था, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 1516 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया, कब किया, यह आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 1522 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए यूरोप का जो कालिदास कहते हैं वो शेक्सपियर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल के ग्रहों की गति का संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादित किया, किसने किया, तो केपलर ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, दीपाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है। तो दीपाइटा नामक चरित्र जो है वो किसकी कृति है, माइकल एंजेलो की कृति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसकी पुस्तक की जो रचना की थी जैकब बर्कहार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 20 पे, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुंतुनिया पर विजय प्राप्त किया। सही जवाब हो जाएगा 1453 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते हैं। तो ये जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, यह सिद्धांत कोपरनिकस ने पारित किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सबसे पहले इटली में आया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं। राइट आंसर हो जाएगा मूर्तियाँ, चित्र और मुद्रित पुस्तकें। तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नव जागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है। तो नव जागरण की विशेषता इनमें से है आपका
यथार्थवाद की ओर, मानवतावाद की ओर, तर्क की प्रधानता की ओर, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, नव जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वेनिस, फ्लोरेंस, जेनेवा, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे, यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें से क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगी मानवतावाद का प्रसार में मनुष्य के लिए साहित्य की रचनाएं और कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई, अंधविश्वास का अंत हुआ, आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ, तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे कि जैकब वर्कहर्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे। राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की बेसेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे कि लियोपोल्ड वॉन राके कौन था। तो लियोपोल्ड वॉन राके जो था वो एक जर्मन का इतिहासकार था, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सवाल। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए अब ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं जो भी सवाल ये ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए है आपका, निम्न में से कहाँ से सबसे पहले मानसून का निर्वतन होता है, यानी कि मानसून का जो निर्वतन सबसे पहले होता है वो कहाँ पर होता है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को कितने ऋतुओं में बांटा जाता है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार जो वर्षों को जो कितने ऋतुओं में हम लोग बांटे हैं, तो 6 ऋतुओं में हम लोग बांटे हैं। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अच्छा सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन पर्वत अरब सागरीय मानसून शाखा की दिशा के समानांतर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे कि निम्नलिखित में से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वो हो जाएगा आपका द्रास। कौन हो जाएगा? द्रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। किस मानसून से झारखंड में वर्षा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मैसनराम में होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 38 पे, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो अब राज्य की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेघालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39 पे, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर क्यों मुड़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो अपनी दाईं ओर मुड़ती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण मुड़ती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का प्रवेश किस महीने में होता है। तो ये जो होता है जून के महीने में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे कि निम्न में से किस राज्य में शीत ऋतु में बाढ़ आती है। तो किस राज्य में शीत ऋतु में बाढ़ आती है, तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में बाढ़ आती है। अगले सवाल पे आते हैं, काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो काल बैसाखी जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल, तो उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से कीजिएगा। सर्वाधिक वर्षा भारत में किस महीने में होती है, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है। तो ये होता है आपका जुलाई के महीने में। कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आम्र वर्षा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है तो ध्यान रखना है। भारतीय जलवायु निम्न में से कैसी है। भारतीय जलवायु जो है वो निम्न में से कैसी है, तो उष्ण मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भारत में वर्षा लाने वाले मानसून पवने की दिशा निम्न में से क्या है। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47, निम्नलिखित में से भारत में वृष्टि छाया प्रदेश कौन है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो खासी पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मानसून पवनों की अवधि कितनी है आपको बतानी है। तो भारत में मानसून पवनों की जो अवधि है 120 दिन हो जाएगा। मानसून शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा के शब्द से बना है। तो मानसून शब्द जो बना है वो आपको बतानी है, ये बना है आपका अरबी भाषा के शब्द से बना है। भारत में शीतकाल में होने वाला चक्रवातीय वर्षा किस फसल की उपजाऊ के लिए लाभदायक है। तो ये जो लाभदायक होगा गेहूं के लिए लाभदायक होता है।
गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों कम हो जाती है? तो इसके कम होने का कारण रीज़न बताना है, तो वायु में आर्द्रता की कमी होने के कारण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे, निम्न में से किसका संबंध ऊपर वायु परिसंचरण से है? तो जेट प्रवाह। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से भारतीय कृषि किस पर निर्भर का है? भारतीय कृषि जो है वो निर्भर है आपका मानसून पर। किस पर निर्भर है? मानसून के ऊपर निर्भर है। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किन महीनों को मानसून के निर्वर्तन की ऋतु कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर को। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस ऋतु को कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है? तो किस ऋतु को कार्तिक माह की उष्मा कहते हैं? तो मानसून के निर्वर्तन की ऋतु को, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है 57 कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से कितनी है? तो भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये था हमारे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे, जो कि आपका रहेगा पॉलिटिकल साइंस से। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है आपका, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा था? सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस घोषणा में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1776 के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कह रहा है लोकतांत्रिक सामाजिक में समान नागरिकता का अधिकार देना किस प्रकार की समानता है? सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक समानता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। किस में कहा गया था? तो अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? तो ऑप्शन नंबर ए लॉस्की ने माना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, समानता का क्या अर्थ है ये आपको बतानी है। समानता का अर्थ आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए समान अवसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि निम्न में से राजनीतिक समानता कौन सी है? निम्न में से राजनीतिक समानता आपको बतानी है। तो मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि कह रहा है बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार का असमानता है? तो ये प्राकृतिक असमानता है ना। ये तो किसी पे निर्भर नहीं है भाई, कौन तेज होगा कौन मूर्ख होगा, ये तो नेचर डिसाइड करता है ना। जर्मन के किस शासक ने यहूदी जाति को हीन बताया? तो हिटलर ने, ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, निम्न में से समानता का शुद्ध अर्थ क्या है? तो समानता का जो शुद्ध अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी का समान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने की संकल्पना को क्या कहते हैं? तो लैंगिक संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, कह रहा है कि एक व्यक्ति का दिव्यांग होना किस प्रकार की असमानता है? यानी वो थोड़ा अपाहिज है शरीर के किसी भी अंग से, तो उसको प्राकृतिक असमानता हम लोग कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, इसमें कहा गया है कि किसी वर्ग को आरक्षण देना किस प्रकार की कार्रवाई है? किसी भी वर्ग को आरक्षण आप दे रहे हैं तो वो कैसी कार्रवाई कहलाएगी? सकारात्मक कार्रवाई कहलाएगी। भौतिक समानता का क्या अर्थ होता है, यानी क्या अर्थ है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका वितरणात्मक समानता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरुष स्वभाव से सामान्य है किसने कहा? तो ये बात कहा था हॉब्स ने। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्न में से जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक असमानता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है आपसे निम्न में से साम्यवाद का संबंध जो है वो किससे है? तो साम्यवाद का जो संबंध है वो मार्क्स से है। इनमें से अवसर की समानता क्या नहीं है? क्या इसमें अवसर की समानता नहीं है? महत्वाकांक्षाओं में समानता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे कि समानता पर उदारवादियों के विचार क्या हैं? तो समानता पर उदारवादियों के जो विचार हैं वो आपको बतानी है। तो न्यूनतम स्तर का कल्याण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से मार्क्सवादियों के लिए मौलिक समानता क्या है? ये हो जाएगा राजनीतिक समानता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बतानी है। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वाकांक्षी महासभा अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है क्योंकि सभी सदस्य देशों का एक वोट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर रहेगा या ऊपर है? तो सर एडवर्ड कॉक का। किसका कथन है ये? सर एडवर्ड कॉक का कथन है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, देखिए कह रहा है निम्न में से समानता के कितने रूप होते हैं? तो समानता के जो रूप होते हैं वो 3 रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए आते हैं इकोनॉमिक्स के, देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आजीविका का मुख्य साधन है वो है सिर्फ कृषि। क्या है? सिर्फ कृषि है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्र के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से डैश से है। तो आखिर किससे है भाई? तो गांव के विकास से। भारत का विकास तब होगा जब गांव का विकास होगा, क्योंकि भारत गांव प्रधान देश है। यहाँ पे गांवें जो है वो ज़्यादा है। वर्तमान में भारत की लगभग 1.5 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कितनी जनसंख्या है? तो 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत 1969 में हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था की समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल आपके एग्जाम के लिए, तो 1982 में हुई थी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, साख के अनौपचारिक स्रोत निम्न में से क्या है? तो साख का अनौपचारिक स्रोत जो होगा महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। साख के औपचारिक स्रोत निम्न में से क्या है? यानी कि ऑफिशियल स्रोत क्या होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक। इसको आप दो सवालों को दो तरीके से समझिए। देखिए साख को समझ लीजिए ऋण यानी कि कर्जा, जो आप कर्जा लेते हैं उसका अनऑफिशियल यानी कि ऑफिशियल नहीं होगा, तो आप किससे ले सकते हैं? कोई भी महाजन है उससे भी कर्जा ले सकते हैं, कोई व्यापारी है उससे भी ले सकते हैं, कोई रिश्तेदार है इससे भी लेते हैं। ये लोग अनऑफिशियल हो गया, अनौपचारिक हो गया। ये कोई ऑफिस खोल के नहीं बैठा है कि आओ भाई कर्जा ले लो, आओ भाई कर्जा ले लो। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देखो बोल रहा है कि औपचारिक यानी कि ऑफिशियल। आप कहाँ ऑफिशियल कहाँ से ले सकते हो कर्जा? बैंक से ले सकते हो, ग्रामीण बैंक से, सहकारी बैंक से, भूमि विकास बैंक से, कोई भी बैंक हो आप वहाँ से कर्जा ले सकते हो, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आती है 9 पे, एशिया का विशालतम और औपचारिक बैंक निम्न में से किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कुटुम्बश्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं, गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप निम्न में से कौन सा एक है? सही जवाब हो जाएगा आपका खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्वयं सहायता समूहों ने डैश के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सही जवाब हो जाएगा महिलाओं में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा जरूरतमंद सदस्यों को दिया जाने वाला ऋण निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब हो जाएगा अति लघु साख कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, इसमें कह रहा है कि गुण निर्माण डैश का एक संबंध क्रियाकलाप है। तो गुण निर्माण जो होगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पशुधन की संख्या सबसे बड़ा अंश निम्न में से किसका है? तो पशुधन की संख्या में सबसे बड़ा अंश किसका माना जाता है वो आपको बतानी, तो मुर्गी पालन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो हो जाएगा आपका दूध के उत्पादन से संबंधित है। देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का अधिकांश भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो मत्स्य का जो अधिकांश भाग प्राप्त होता है वो अंतर्वर्ती क्षेत्रों से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि निम्न में से कौन सा एक मत्स्य उत्पादक प्रमुख राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? तो यहाँ पर नहीं होगा उत्तर प्रदेश, ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पादक निम्न में से लगभग कितना भाग है? सही जवाब हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, भारत का फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में डैश स्थान है?
कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कह रहा है कि भारत में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये जो हुई थी अक्टूबर 2014 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी निम्न में से कौन सा एक है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जैविक कृषि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में धारणीय विकास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो भारत में धारणीय विकास का जो उदाहरण है वो जैविक कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हरित स्थिति प्रमाण चिन्ह का संबंध निम्न में से किससे है? हरित कृषि जो है उसका संबंध किससे है? जैविक कृषि जन्य खाद्य पदार्थ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सीमांत किसानों की समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 20%। भारत में केंद्रीय कपास शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।